हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज की क्लास में हम लॉ से रिलेटेड एक अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के रिगार्डिंग। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से जुड़े हुए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है, एग्रीमेंट होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उन सभी बेसिक बातों के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स होंगे वो हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस एक्ट। क्लियर? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है क्या? एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई सारे के सारे प्रोविजंस मेंशन होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अब आपको ये जानना जरूरी है। देखिए, जब दो पार्टीज के बीच में आपस में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी भी चीज से रिलेटेड, कुछ भी परचेज सेल करने से रिलेटेड या किसी भी टर्म एंड कंडीशन से रिलेटेड, कोई भी दो पार्टी के बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई जितने भी प्रोविजंस हैं, वो सभी जिस एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड हैं, दैट एक्ट इज नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यानी कि जब दो पार्टीज के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो इस एक्ट के अंडर मेंशन होते हैं। ठीक है, तो आपको इस एक्ट के बारे में जानना जरूरी है। और इस एक्ट को जानने के साथ साथ आपको अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई सारी बेसिक टर्म्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या उसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स होने जरूरी हैं, इन सभी चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी होना जरूरी है। ठीक है, सो फर्स्टली प्रेजेंट लेक्चर में हम एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए जितने भी बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली यू शुड नो अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। पहले आपको इन सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से जुड़े हुए बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सभी जानने से पहले, उन सभी के बारे में समझने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हुए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपका बेसिक क्लियर हो गया, बेस स्ट्रांग हो गया आपका, तो आपको नए नए कॉन्सेप्ट्स को समझने में बिल्कुल भी इनकन्वीनियंस नहीं होगी। ठीक है, आप आसानी से सीखते जाओगे नए कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग, अगर आपको बेसिक टर्म्स क्लियर हैं तो। ठीक है, सो सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि एग्रीमेंट क्या होता है। दो पार्टीज के बीच में आपने सुना है ना, एग्रीमेंट हो रहा है। फिर आपने कहीं पर यह भी सुना है कि दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से भी पहले जो टर्म अराइज होती है दैट इज ऑफर। ठीक है, सबसे पहले जो टर्म आती है वो होती है ऑफर। ठीक है, ऑफर में जब एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है, ऑफर में जब एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ठीक है, मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हूं। ठीक है, आप मुझसे ये सब्जेक्ट पढ़ो। मैंने आपको ऑफर किया, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ए ने बी को ऑफर किया कि मैं आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हूं। बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जब एक पार्टी ने ऑफर किया, दूसरी पार्टी ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन जाता है? दैट बिकम प्रॉमिस। तो वो ऑफर जो है वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अब जब ये ऑफर प्रॉमिस बन चुका है तो ए क्या बन जाएगा? प्रॉमिसर, और बी क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी। ठीक है,
क्लियर। ऑफर में जब एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को प्रॉमिस किया। मैंने आपको ऑफर किया कि मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहती हूँ, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम ये सब्जेक्ट आपसे ही पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया, प्रॉमिस बन गया। अब मैंने आपको प्रॉमिस कर दी कि मैं ही आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, और किसके साथ मैंने प्रॉमिस किया, आपके साथ, तो आप बन गए प्रॉमिसी। क्लियर। तो ऑफर में जब एक्सेप्टेंस जुड़ जाती है देन दैट बिकम्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ जाती है तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। अब ए ने बी को एक तरीके से प्रॉमिस कर दिया, क्योंकि ए ने ऑफर किया था, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो ऑफर था वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया कि ए ने बी को प्रॉमिस किया कि ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो अब ए बन चुका था प्रॉमिसर और बी बन चुका है प्रॉमिसी। अब बी ने ए को क्या कहा कि ये सब्जेक्ट पढ़ने के बदले में मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो यानी कि ये जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाती है, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए कोई काम करता है और बदले में उसे दूसरे पर्सन से कुछ अमाउंट रिसीव होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में या कुछ गुड्स देने के बदले में, तो वो क्या होता है, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स अमाउंट, ठीक है, जो कि हमें रिसीव होता है किसी पर्सन के लिए अगर हम कुछ काम कर रहे हैं या फिर उसे कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई गुड्स सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो बदले में जो मुझे मिल रहा है दैट इज कंसिडरेशन। तो जब इस प्रॉमिस के, जब इन दो पार्टीज के बीच में प्रॉमिस हुआ और जब ए अपना प्रॉमिस फुलफिल कर देगा तो बी उसे क्या देगा, 10,000 रुपए देगा, ठीक है। तो बी उसे 10,000 रुपए देगा ना, तो इस प्रॉमिस के साथ जब ये कंसिडरेशन का अमाउंट जुड़ गया तो अब ए और बी के बीच में क्या हो गया, प्रॉमिस में ये जब कंसिडरेशन जुड़ गया तो अब ए और बी के बीच में क्या हो गया, एग्रीमेंट, ठीक है। तो प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है देन दैट बिकम्स एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। अब एग्रीमेंट तो आपको समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट में जब एनफोर्सेबिलिटी एट विद लॉ, जब हम एग्रीमेंट को लॉ से एनफोर्स करा लेते हैं। लॉ से एनफोर्स कराने का मतलब है कि जब उस एग्रीमेंट में लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस भी शामिल हो जाती हैं, ताकि कोई भी एक पार्टी, एग्रीमेंट में जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनमें से कोई भी एक पार्टी अगर एग्रीमेंट में मेंशन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी के पास राइट होगा कि वो कोर्ट में जाकर उस दूसरी पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकता है। तो जब इस तरीके की एनफोर्सेबिलिटी एग्रीमेंट में शामिल हो जाती है, यानी कि एग्रीमेंट में जब लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस शामिल हो जाती हैं और उन लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्रीमेंट की कोई भी पार्टी फुलफिल नहीं करती, तो दूसरी पार्टी के पास राइट होता है कि वो फर्स्ट पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में केस को प्रेजेंट कर सके कि इस पार्टी ने अपनी जो लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एग्रीमेंट के अंदर जो मेंशन है वो फुलफिल नहीं करी, और वो पर्सन जो है वो फर्स्ट पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में केस कर सकता है। तो अब एग्रीमेंट में क्या जुड़ गया, लॉ से एनफोर्सेबल हो गया एग्रीमेंट, क्योंकि उस एग्रीमेंट में लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हो गई, तो एग्रीमेंट जो है वो लॉ से एनफोर्स हो गया, ठीक है। कोई भी पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की, एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकती है ना। तो यानी कि एग्रीमेंट में लॉ की एनफोर्सेबिलिटी शामिल हो गई, तो अब ये जो एग्रीमेंट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब एग्रीमेंट क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये सभी जो हमारा ये पूरा प्रोसेस है ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आई होप दिस इज क्लियर। सबसे पहले एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है, ऑफर से। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर देती है, ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो ए और बी के बीच में क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग प्रॉमिस हो गया। अब जब उनका ऑफर प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया, सो ए बिकम प्रॉमिसर एंड बी बिकम प्रॉमिसी, ठीक है। अब इस प्रॉमिस के साथ साथ अगर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, इस प्रॉमिस के अंदर अगर कंसिडरेशन भी शामिल हो जाती है ना, ए ने बी को प्रॉमिस किया ना कि मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और बदले में बी जो है वो ए को 10,000 रुपए देगा,
तो इस प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जुड़ गया ना, तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। अब इन दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो गया। अगर दो पार्टीज विदाउट कंसिडरेशन, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि मैं आपके लिए ये काम करूंगी, और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो प्रॉमिस ही रहेगा, वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। लेकिन जब प्रॉमिस के साथ साथ उसी प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन भी शामिल हो जाता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ उसे गुड सेल करेगा या उसे कोई सर्विस प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करता है उस पर्सन को, और बदले में दूसरा पर्सन उसे कुछ अमाउंट पे करेगा, कंसिडरेशन पे करेगा, तो प्रॉमिस के साथ अब कंसिडरेशन जुड़ गया तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट में जब लॉ की एनफोर्सेबिलिटी शामिल हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एग्रीमेंट में जब लॉ की एनफोर्सेबिलिटी शामिल हो गई, यानी कि एग्रीमेंट में जब लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हो गई, और उन लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर दोनों में से कोई भी पार्टी फुलफिल नहीं करती तो दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट में जाकर उसके अगेंस्ट केस कर सकती है। तो यानी कि एग्रीमेंट में लॉ की एनफोर्सेबिलिटी हो गई, देन दैट एग्रीमेंट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया। इन सभी टर्म्स के बारे में आपको क्लैरिटी हो गई। ऑफर का मतलब जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने किसी भी काम को करने से रिलेटेड उसके सामने कोई अपनी विलिंगनेस शो करता है, ठीक है, तो वो हो जाता है ऑफर। और अगर दूसरा पर्सन उसकी विलिंगनेस को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि मेरी विलिंगनेस है, मेरी इच्छा है कि मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊं, तो मैंने आपके सामने ऑफर करा, मैंने आपको ऑफर किया कि मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी, आपने मेरी विलिंगनेस के अकॉर्डिंग उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब प्रॉमिस समझ में आ गया। प्रॉमिस क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब प्रॉमिस में कंसिडरेशन शामिल हो जाती है। कंसिडरेशन मीन्स अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन एग्रीमेंट, यानी कि दो पार्टीज के बीच में जो प्रॉमिस हुआ है उस प्रॉमिस के अंदर जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है जो कि दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी को पे करेगी, दैट इज कंसिडरेशन। एग्रीमेंट आपको क्लियर हो ही गया है। एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ने से एग्रीमेंट बन जाता है। एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, आई होप ये भी आपको क्लियर है कि जब हम अपने एग्रीमेंट में लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड करा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं कि एग्रीमेंट क्या हो गया, लॉ से एनफोर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें लीगल टर्म्स मेंशन है, तो लीगल टर्म्स फुलफिल नहीं होंगी, तो यानी कि लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कोई पार्टी नहीं कर रही तो उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है, तो उसे हम बोलते हैं एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। देन कॉन्ट्रैक्ट, तो आई होप आपको समझ में ही आ गया होगा। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। आई होप ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया है कि कैसे एग्रीमेंट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं, हम बेसिक समझ लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 was enacted on 25 April 1872. It lays down all the provisions relating to contracts and governs all the disputes related contracts in India. यानी कि मैंने आपको बताया ना, इस एक्ट के अंदर जो दो पार्टीज के बीच में, किन्हीं दो पार्टीज के बीच में किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी भी चीज से रिलेटेड, अब ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, वो किसी भी बात से रिलेटेड हो सकती है, कोई भी तरीके की प्रॉमिस हो सकती है दो पर्सन के बीच में। ठीक है, कंसिडरेशन शामिल हो सकता है, फिर वो एग्रीमेंट बनने के बाद उसमें लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस हम शामिल करा सकते हैं, देन दैट बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि दो पार्टीज के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो सभी जिस एक्ट के अंडर स्पेसिफाइड होते हैं, देन दैट एक्ट इज नोन एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, इट इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि पूरे इंडिया में, थ्रू आउट द कंट्री ये एप्लीकेबल होता है, ये एक्ट इंडिया में अप्लाई होता है। एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, अब आपको क्या बताया गया है आगे, एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, और एग्रीमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, एग्रीमेंट मीन्स प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मैंने अभी आपको क्या बताया, एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, दैट बिकम्स एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट। मेरी कंसिडरेशन क्या है, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया है,
ए की कंसिडरेशन क्या है कि ए को पैसा मिलेगा, बी की कंसिडरेशन क्या है कि बी को सर्विसेज मिलेंगी। तो जब दो पार्टीज एक दूसरे के साथ प्रॉमिस कर लेती हैं और एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन फॉर्म कर देती हैं, तो उस प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन जब जुड़ जाता है तो उसे एग्रीमेंट बोला जाता है। व्हेन दिस एग्रीमेंट बिकम्स लीगली एनफोर्सेबल, अब अगर हम उसी एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स करा लेते हैं, लॉ से उसको एनफोर्स करा लेते हैं, उस एग्रीमेंट में लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हो जाती हैं, देन दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, एग्रीमेंट के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया है। आगे देखिए, अब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट विच इज आइदर ओरल और रिटन। अब दो पार्टीज के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, मैंने आपके सामने ऑफर रखा, हम रिटर्न में नहीं, कुछ भी बात रिटर्न में नहीं हो रही है, ठीक है, मैंने ओरली आपके सामने ऑफर रखा, आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मैंने कहा कि मैं ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाना चाहती हूँ, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने विलिंगनेस शो करी, आपने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, और बदले में आप मुझे 10,000 रुपए देंगे। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसिडरेशन शामिल हो गया, वो बन गया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को मैंने लॉ से एनफोर्स करा लिया, मैंने उसमें लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर दी, तो वो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है बच्चों वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है, यानी कि जो एग्रीमेंट है वो ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन उसे लॉ से जब आप एनफोर्स कराओगे वो तो रिटर्न में ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। एग्रीमेंट एंड जो एग्रीमेंट है वो ओरल और रिटर्न दोनों हो सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिटर्न होता है, ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि जो दो पार्टीज के बीच में जब तक लॉ से एनफोर्स नहीं कराया तब तक दो पार्टीज के बीच में आपस में बातचीत हुई, लेकिन लॉ से एनफोर्स कराने के लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस एग्रीमेंट को मैंने लॉ से एनफोर्स कराना है तो मुझे रिटर्न में प्रेजेंट करना पड़ेगा ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होता है, एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न बिटवीन टू और मोर पार्टीज विच डिफाइन राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस विच ईच पार्टी हैज टू परफॉर्म। मैंने आपको क्या बताया? एग्रीमेंट को जब हम लॉ से एनफोर्स करा लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और लॉ से एनफोर्स कराने का क्या मतलब है? जब हम उस एग्रीमेंट के अंदर कुछ ऐसी लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस एंटर करा देते हैं जिसे दोनों पार्टीज को परफॉर्म करना होता है, और इवन ईच पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होता है, जिन लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग दोनों पार्टीज के या जितनी भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं सभी पार्टीज की ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, ठीक है, उन पर अप्लाई होने वाले रूल्स, ड्यूटीज, राइट्स, ये सब कुछ मेंशन होते हैं, ठीक है, क्लियर है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया, एग्रीमेंट क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है। अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एग्रीमेंट में जब लॉ से एनफोर्सेबिलिटी शामिल हो जाती है देन एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है, इतना आपको क्लियर है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सेप्टेड प्रपोजल या फिर एक्सेप्टेड प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है, एक्सेप्टेड प्रपोजल या फिर एग्रीमेंट में जब आप एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, क्योंकि एक्सेप्टेड प्रपोजल जो होता है वो होता है प्रॉमिस, उस प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन शामिल हो जाता है देन दैट बिकम्स एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जब लॉ से एनफोर्सेबिलिटी शामिल हो जाती है दैट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से जुड़े हुए जितने भी आगे के हमारे टॉपिक्स हैं उन सबको समझने के लिए आपको एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, कंसिडरेशन, ये सभी बेसिक टर्म्स के बारे में क्लैरिटी होना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं वॉइड एग्रीमेंट के बारे में। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? देखिए, फर्स्टली इसको समझने से पहले हम एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको क्लैरिटी हो गई, ठीक है। देखो, तो देखिए बच्चों, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट और ये है हमारा एग्रीमेंट। दिस इज एग्रीमेंट एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, मैंने आपको बोला कि एग्रीमेंट में
जब लॉ से एनफोर्सेबिलिटी शामिल हो जाती है ना, तो वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्सेबल ही नहीं है, यानी कि कोई एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं है, उस जैसे दो पार्टीज के बीच में कोई इलीगल चीज का आपस में ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई है, आपस में प्रॉमिस हुई है और कंसिडरेशन शामिल है इलीगल चीज के रिगार्डिंग, तो वो एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्स नहीं हो सकता। तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा नहीं और वो स्टार्टिंग में ही कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल्ड एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको वॉइड एग्रीमेंट के बारे में कुछ आइडिया मिला। ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि स्टार्टिंग में ही कैंसिल्ड हो जाते हैं, जो कि लॉ से एनफोर्स ही नहीं हो पाते हैं, जो कि इलीगल आइटम्स के रिगार्डिंग होते हैं, या फिर कुछ ऐसा हम इलीगल करने के लिए आपस में कुछ पार्टीज आपस में मिलकर कुछ ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रही हैं, प्रॉमिस कर रही हैं, कंसिडरेशन शामिल है, यानी कि कुछ पार्टीज के बीच में आपस में एग्रीमेंट हो रहा है इलीगल चीज के रिगार्डिंग या किसी इलीगल एक्ट को परफॉर्म करने के रिगार्डिंग, तो उसमें लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस शामिल नहीं हो सकती, वो लॉ एनफोर्स नहीं करेगा उस एग्रीमेंट को। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, तो वो स्टार्टिंग में ही एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, लॉ उसे एनफोर्स नहीं करेगा, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाते हैं बच्चों, ऐसे एग्रीमेंट जो कि स्टार्टिंग से ही कैंसिल्ड हो जाते हैं, जो कि वॉइड एग्रीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का आपस में हम रिलेशन देख रहे हैं। ये है हमारा एग्रीमेंट और ये है कॉन्ट्रैक्ट। जितना अब तक हमने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा, उसके बेसिस पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम क्या कंक्लूजन ले सकते हैं, दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स but all agreements are not contracts। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अब अभी हमने क्या पढ़ा, एग्रीमेंट में लॉ की एनफोर्सेबिलिटी शामिल है, उस एग्रीमेंट को लॉ से एनफोर्स करा सकते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो इट मीन्स वो एग्रीमेंट तो है ही ना, क्योंकि किसी भी चीज को दो पार्टीज के बीच में कुछ भी डिसाइड हुआ, उसको कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले तो वो एग्रीमेंट ही था ना, उसमें लॉ से एनफोर्सेबिलिटी शामिल हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना। तो यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट तो है ही, क्योंकि एग्रीमेंट में कुछ ऐड करके ही तो कॉन्ट्रैक्ट बना। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो है ही, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट है वो जरूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर उन एग्रीमेंट्स को लॉ से एनफोर्स नहीं करा सकते आप, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही कैंसिल हो जाएंगे, वो वॉइड एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्रीमेंट जो है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो पक्का है, सर्टेनिटी है कि वो एग्रीमेंट तो है ही, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट हैं उनके रिगार्डिंग सर्टेनिटी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट अगर वैलिड है, उसमें लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस शामिल हो सकती हैं, लॉ उसे एनफोर्स करेगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, अदरवाइज जो इलीगल एग्रीमेंट्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। इलीगल एग्रीमेंट स्टार्टिंग में ही कैंसिल हो जाते हैं और वो वॉइड एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस बात को हम जस्टिफाई कर सकते हैं ना कि सभी कॉन्ट्रैक्ट्स तो एग्रीमेंट हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे इस बात की श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स बनने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, बट एग्रीमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट तक तभी पहुंचेंगे ना जब लीगल एनफोर्सेबिलिटी उसमें शामिल होगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं, ये है एग्रीमेंट और ये है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर हमारे पास 400 एग्रीमेंट्स थे, ठीक है, 400 एग्रीमेंट्स थे, उनमें से सिर्फ 100 एग्रीमेंट्स ऐसे थे जिनमें लॉ की एनफोर्सेबिलिटी शामिल हो गई, जो कि लीगल एग्रीमेंट्स थे जिन्हें लॉ से एनफोर्स कराया जा सकता था, तो वो तो बन गए कॉन्ट्रैक्ट्स। बचे हुए 300 क्या हैं? बचे हुए 300 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं विच कांट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। ठीक है, जो कि लॉ से एनफोर्स नहीं कराए जा सकते, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएंगे? वॉइड एग्रीमेंट्स।
So void agreements means those agreements which can't be enforced by law. जिन्हें लॉ से एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, ऐसे एग्रीमेंट्स को हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। आई होप आपको वॉइड एग्रीमेंट क्लियर है। आपके पास 400 एग्रीमेंट थे, उनमें से 100 एग्रीमेंट ऐसे थे जिन्हें लॉ से एनफोर्स कराया जा सकता था, तो उन एग्रीमेंट में लॉ की एनफोर्सेबिलिटी जुड़ सकती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गए। लेकिन उसमें से 300 एग्रीमेंट्स ऐसे थे जो कि इलीगल थे, इलीगल एग्रीमेंट थे, जिन्हें लॉ से एनफोर्स भी नहीं कराया जा सकता था, तो वो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? लॉ की एनफोर्सेबिलिटी जब तक एग्रीमेंट में शामिल नहीं होती तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं? नहीं। तो उन एग्रीमेंट्स को हम लॉ से एनफोर्स नहीं करा सकते थे, इस वजह से वो क्या बन गए? वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट्स विच कांट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। क्लियर? तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं। वन इज एनफोर्स्ड बाय लॉ और वी कैन से एनफोर्सेबल बाय लॉ और नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे एग्रीमेंट जिन्हें आप लॉ से एनफोर्स करा सकते हो, दोज बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे एग्रीमेंट्स जिन्हें आप लॉ से एनफोर्स नहीं करा सकते, दोज बिकम्स वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर? वॉइड एग्रीमेंट आपको समझ में आ गया कि एग्रीमेंट्स जो है वो वॉइड एग्रीमेंट्स कब बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट्स के बारे में। एक होता है वॉइड एग्रीमेंट और एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा वॉइडेबल एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। वॉइडेबल एग्रीमेंट का मतलब ऐसा एग्रीमेंट जो कि एक पार्टी यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज शामिल है, तो उनमें से एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को, यानी कि जो दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रही, तो जब दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो उस एग्रीमेंट को खत्म कर दे, या तो वो उस एग्रीमेंट को कैंसिल करा दे, वॉइड एग्रीमेंट में कन्वर्ट कर दे, और या फिर वो दूसरी पार्टी के द्वारा रखी हुई कंडीशन को फुलफिल कर दे और उस एग्रीमेंट को वैलिड एग्रीमेंट बना दे। ठीक है, देखो वॉइडेबल एग्रीमेंट का मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो वॉइड हो सकते हैं, जो कि एक पार्टी के हाथ में होता है कि वो उसको वॉइड भी बना सकता है, वो उसको वैलिड भी बना सकता है। ठीक है, वॉइडेबल एग्रीमेंट एज द नेम सजेस्ट, ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि एक पार्टी के हाथ में होते हैं। दो पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, एग्रीमेंट में दो पार्टीज शामिल है, तो उनमें से एक पार्टी के हाथ में होता है कि वो उस एग्रीमेंट को वॉइड भी बना सकती है और वैलिड भी बना सकती है। यानी कि उसको, जब वैलिड एग्रीमेंट्स होते हैं, लॉ से एनफोर्स भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही पार्टी के हाथ में है कि वो उसको वॉइड भी बना सकती है और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट में भी कन्वर्ट कर सकती है बाय मेकिंग द एग्रीमेंट एज वैलिड। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मानकर चलो ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया। ए ने बी को क्या कहा, वो उसको 1000 पेन सेल करेगा। ए जो है वो बी को 1000 पेन सेल करने के रिगार्डिंग उसके साथ एग्रीमेंट करता है एट द रेट ₹100 पर पेन। पर यूनिट के कितने चार्ज करेगा? 100। ठीक है, अब बी ने जब ए को पेमेंट करने की बारी आई, यानी कि ए ने बी को 1000 पेन सेल किए, किस रेट से? एट द रेट ₹100 पर पेन। ठीक है, अब जब पेमेंट करने की बारी आई तो ए ने बी को क्या कहा? ए को बी से कितने लेने चाहिए थे? ₹1 लाख, 1000 पेन, 100 पर पेन, 1 लाख उसे उससे लेने चाहिए थे। लेकिन ए ने बी के पास क्या कंडीशन रखी कि मैं तो आपसे 1,10,000 रुपए चार्ज करूंगा। ए ने बी के पास ये कंडीशन रखी कि उसने सेल किए 1000 पेन,
पर पेन का रेट है 100 रुपीज। ए को बी से 1 लाख चार्ज करने चाहिए थे, लेकिन ए ने बी को क्या कहा कि मैं तो आपसे 1,10,000 चार्ज करूंगा, 10,000 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो अब बी के हाथ में है, बी के हाथ में है कि बी चाहे तो ए के अगेंस्ट केस कर सकता है, या फिर अभी ए के अगेंस्ट केस भी वो कैसे कर सकता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तो बना नहीं है। तो बी के पास ये राइट है कि वो उस एग्रीमेंट को वहीं पर कैंसिल कर सकता है, ए के पेन वापस कर देगा, ए को कुछ भी पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि बी के पास ऑप्शन है कि वो उस एग्रीमेंट को वॉइड भी बना सकता है वहीं पर कैंसिल करके, या फिर उस एग्रीमेंट को वैलिड बना सकता है ए की जो कंडीशन है उसको फुलफिल करके, कि अगर ए ने जो 1,10,000 की कंडीशन रखी है, अगर बी 1,10,000 उसे दे देता है तो वो एग्रीमेंट जो है वो वैलिड बन जाएगा। लेकिन अगर बी जो है वो ये कहता है कि मैं आपको 1,10,000 क्यों दूं, 1 लाख देने चाहिए थे मुझे, ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दूं, तो अगर बी ए की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, वहीं पर एग्रीमेंट को कैंसिल कर देता है कि मैं आपसे पेन नहीं परचेज कर रहा, तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट वहीं पर ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए ने कोई शर्त रखी बी के सामने, उस शर्त को अगर बी पूरा कर देगा तो वो वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा। अगर उस कंडीशन को, उस शर्त को बी पूरा नहीं करता है तो वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो वहीं पर खत्म हो जाएगा, इसलिए वो वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट क्या है, क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट में क्या होता है, इसमें एक पार्टी के हाथ में होता है कि वो उस एग्रीमेंट को वॉइड भी बना सकती है, और देखो वॉइडेबल ऐसा एग्रीमेंट जो अभी वॉइड नहीं है लेकिन वॉइड बन सकता है एक पार्टी के कंसेंट पर, किसी एक पार्टी की कंसेंट पर वो वॉइड बन सकता है, ठीक है। और अगर वॉइड नहीं बनेगा तो वो वैलिड बन जाएगा, ठीक है। ये टोटली ये डिसीजन किसके पास होता है, कॉन्ट्रैक्ट की एक सिंगल पार्टी के पास, क्लियर। तो ये हमारी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी टॉपिक्स को समझने से पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई, एग्रीमेंट से जुड़ी हुई ये सारी बेसिक जो टर्म्स थी ये आपको क्लियर होनी ज़रूरी थी। तो आई होप आपको आज जो हमने सारी बेसिक टर्म्स डिस्कस करी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से रिलेटेड, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट, आई होप ये सभी आपको क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जुड़े हुए जो फर्दर टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी के बारे में हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। थैंक यू सो मच।